नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और करंट अफेयर्स की आपकी कक्षा विधिवत नियमित चल रही होगी। ठीक है, आज विशेष रूप से जो हम बात करने वाले हैं, करंट अफेयर्स तो आपका चल ही रहा है, दूसरी तरफ प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर मुझे प्रारंभ करना है क्योंकि करंट अफेयर्स में थोड़ा सा चीज़ों को कलेक्ट करने में समय लग जाता है, इसलिए करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा फोकस है। लेकिन अब प्रयास है कि बिहार राज्य विशेष की भी चर्चा हम प्रारंभ करें। टेस्ट सीरीज भी आपका रहता है, टेस्ट सीरीज भी किया जा रहा है, कल आपका टेस्ट भी है, आपको पता है। तो सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं वो आधुनिक भारत को हम क्विक रिवीजन की दृष्टि से देखने वाले हैं। क्विक रिवीजन की दृष्टि से अभी तक प्राचीन भारत हमने समाप्त किया था, मध्यकालीन भारत समाप्त किया था और आधुनिक भारत को समाप्त करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से 1 से 2 वीडियो में आधुनिक भारत भी हमारा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद विज्ञान खंड पर आएंगे और विज्ञान को हम समग्रता से सभी संदर्भों में देखने का प्रयास करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो चर्चा है विशेष रूप से होम रूल लीग आंदोलन से प्रारंभ होगी और होम रूल लीग आंदोलन से लेकर हम भारत छोड़ो आंदोलन तक की आज बात करेंगे। लेकिन ये कक्षा उन्हीं के लिए मददगार होगी जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा होगा। जो अभी शून्य पर होंगे उनके लिए इस कक्षा से कोई भी मदद मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन की कक्षा है। मतलब यदि आपने पहले से पढ़ रखा है चीजों को तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार आप सभी को। आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं होम रूल आंदोलन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, होम रूल की होम रूल लिखा हुआ है। हम बात करने वाले हैं होम रूल आंदोलन की। ठीक है, और होम रूल आंदोलन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा होती है, आप देखते हो आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जैसा कि पूर्व में आपको बताया कि ये जो सीरीज है ये क्विक रिवीजन सीरीज है, तो उसी के अंतर्गत आज हम भारत के संवैधानिक विकास तक की चीज़ें देखेंगे। मतलब आप कह सकते हो आधुनिक भारत का इतिहास होम रूल आंदोलन से, वो आज की इस कक्षा में हम समाप्त करेंगे। तो चलिए एक एक करके अब हम फैक्ट की बात करते हैं, एक एक करके चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बोला गया है तिलक की होम रूल लीग। अब जब आपने पढ़ा होगा होम रूल लीग आंदोलन के बारे में तो 2 होम रूल लीग पढ़ा होगा आपने, दोनों की बात आती है, एक तिलक और एक एनी बेसेंट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सबसे पहले तिलक की होम रूल लीग की बात यहाँ पे हो रही है। और आपको बता दें तिलक की होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1916 में हुई थी। इसको याद रखना है, अप्रैल 1916 में सबसे पहले तिलक के होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसकी प्रचार का माध्यम क्या था? इसके प्रचार का माध्यम था मराठा और केसरी। ये 2 आप कह सकते हो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी जिनके माध्यम से तिलक के होम रूल लीग का प्रसार किया जाता था। याद रखना है, मराठा और केसरी, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तिलक की होम रूल के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, जोसेफ बैप्टिस्टा, इनका भी नाम आपको याद रखना है। फिर बात आती है सचिव की, तो आपको याद रखना है कि एन.सी. केलकर जो थे ये इसके सचिव थे। इनके कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक का जो क्षेत्र था, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार के क्षेत्र में इसका कार्य था। तो यहाँ पे लिखा है बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार का जो क्षेत्र है उसमें भी इनका कार्य क्षेत्र था, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब तिलक की होम रूल लीग के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि तिलक की होम रूल की स्थापना पहले हुई या एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना पहले हुई। तो इसके लिए स्पष्ट होना चाहिए कि सबसे पहले अप्रैल माह में जो है वो तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और उसके बाद आपको देखने को मिलता है 1916 में ही एनी बेसेंट द्वारा भी इस लीग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष याद रखना है जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव एन.सी. केलकर, और किस क्षेत्र में इसका विस्तार था यह पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि किन समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता था, उसके बारे में भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में।
जब आप बात करते हो एनी बेसेंट की होम रूल लीग की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जहां अभी आपने देखा कि तिलक की होम रूल लीग की स्थापना जो है वो अप्रैल 1916 में हुई थी, वहीं पर एनी बेसेंट के जब हम होम रूल लीग की बात करते हैं तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि प्रचार का माध्यम क्या था इनके, तो इनके प्रचार का माध्यम था कॉमन बिल और न्यू इंडिया। ठीक है, कॉमन बिल और न्यू इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट के होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया जाता था। यदि आपसे पूछ लें तिलक के होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया जाता था, तो आपने देखा था मराठा और केसरी। तो याद रखना है ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मराठा और केसरी। मतलब मराठा और केसरी के माध्यम से तिलक के होम रूल लीग का प्रसार और कॉमन बिल और न्यू इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट के होम रूल लीग का प्रसार होता था। तो यह बहुत ही स्पष्ट है, स्पष्ट रहना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें आगे तो इनके जो सचिव थे प्रथम ये थे जॉर्ज अरुंडेल, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और इनके कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में, मतलब तिलक का जो होम रूल आंदोलन का विस्तार क्षेत्र था, प्रसार क्षेत्र था, जहां पे वो कार्य करते थे, उसको छोड़कर, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर बाकी के अन्य देश के अन्य भागों में जो है वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग का प्रसार था। तो दोनों के कार्य क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों के किस समाचार पत्र के माध्यम से, किस पत्रिका के माध्यम से प्रचार प्रसार होता था ये पता होना चाहिए। किसके होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले की गई यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यदि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो यदि छोटा करने पे स्पष्ट दिखाई देता हो तो आप बताइएगा, मैं थोड़ा सा इसको साइज इसका कम कर दूंगा तो शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे। मुझे लगता है कि तब भी चीज़ें उसी प्रकार रहेंगी, तो ये ऐसे ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्विक रिवीजन की क्लास है, पीडीएफ आपको मिल ही जाती है क्लास में, आप जानते हो। प्रत्येक कक्षा के साथ साथ इसका एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होता है और उस लिंक के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो यहाँ पे बस आपको समझना है, सुनना है, बाकी के पीडीएफ के लिए आप वहाँ से जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, इतना भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही है कुछ चीज़ें, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इससे जुड़ा हुआ कि भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। ये दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हमें समस्या आएगी, यहाँ पे समस्या यह हमें, यदि हम ये नहीं फैक्ट देखते तो हमें ये पता होता कि जैसे तिलक ने सर्वप्रथम लीग की स्थापना की थी, ठीक है, तो हमें यही जानकारी रहती कि यदि तिलक ने सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की है तो इसका मतलब है कि इस आंदोलन को सबसे पहले उनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आंदोलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। आंदोलन तो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया, लेकिन लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की, तिलक ने की। यह आपको पता होना चाहिए, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर बात आती है कि होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमन बिल में एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि होम रूल की स्थापना का उद्देश्य, उसके बारे में कॉमन बिल में सर्वप्रथम बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बात आती है महत्वपूर्ण तथ्य की, और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफी लोकप्रिय रहा था। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, यह भी याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, तो आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट जो थी वो फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। तो याद रखना है, यदि आपसे किसी से पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम किसने बदला, तो अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम महात्मा गांधी ने बदला और महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा
कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए। इतना फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम होम रूल लीग आंदोलन में जितनी चीज़ें थी उसको हमने देख लिया। अब हम आ गए हैं महात्मा गांधी पर, और महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। अक्सर महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न, आप कह सकते हो, जितने भी आश्रम स्थापित किए गए हैं उनके बारे में प्रश्न बनता है कि कौन सा जो आश्रम है वो पहले स्थापित किया गया, कौन सा सबसे बाद में किया गया, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, यहाँ पे पत्नी लिखा है, ये है पिता, और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, ये आपको पता होना चाहिए। और करमचंद गांधी का ही एक उपनाम था जिसको बोलते थे कबा गांधी। ठीक है, अब गांधी जी के आरंभिक कार्यों की यदि हम बात करें कि गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए हैं, तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा की गई। फिर इनके द्वारा टॉलेस्टाय फार्म की स्थापना की गई। ये भी आपको पता होगा कि टॉलेस्टाय फार्म की स्थापना भी महात्मा गांधी ने किया था, इसके बारे में भी आपको पता होगा। और आपको बता दें कि जब टॉलेस्टाय फार्म की स्थापना की गई उसी के बाद महात्मा गांधी ने एक अखबार भी निकाला दक्षिण अफ्रीका में जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1904 ये वर्ष महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इस दौरान फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। तो कई बार पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई, वर्ष याद रखना है 1904। कहाँ की गई यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपको याद रखना है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में की गई। इसके बाद 1915 का वर्ष आता है। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, और कहाँ पे की गई? अहमदाबाद की गई, ये भी आपको याद रखना है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद। तो याद रखना है गांधी जी ने टॉलेस्टाय फार्म की स्थापना की, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यदि सबसे पहले पूछ लिया जाए कौन सा किया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1894 ईस्वी का जो घटनाक्रम है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो इसके वर्ष भी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब महात्मा गांधी से जुड़े हुए हम कुछ अन्य सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी जिन सिद्धांतों के बारे में अक्सर चर्चा करते थे, जिनके जो आप कह सकते हो उनके जीवन का आधार रहे हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात आपको बता दें कि दार्शनिक अराजकतावादी, गांधी जी के जो सिद्धांत है, पहला है दार्शनिक अराजकतावादी। दूसरा यदि आप देखोगे तो राम राज्य के इन्होंने युगल सिद्धांत दिए, और राम राज्य का जो इन्होंने युगल सिद्धांत दिया उसमें सत्य और अहिंसा, ये दो प्रमुख सिद्धांत ये आपको पता होना चाहिए। समाजवाद का इन्होंने अर्थ बताया सर्वोदय, ये आपको पता होना चाहिए। सत्याग्रह रणनीति में महात्मा गांधी ने बताया कि सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र जो है वो है उपवास, ठीक है, और अंतिम अस्त्र जो है वो है हड़ताल। तो याद रखना है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इनमें से सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र या इनमें से किस अस्त्र को महात्मा गांधी ने अंतिम अस्त्र कहा, तो अंतिम अस्त्र हड़ताल को कहा, और सबसे प्रभावी जो अस्त्र है उसको उपवास कहा। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है सत्याग्रही का उद्देश्य। महात्मा गांधी के अनुसार जब हम किसी के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं, किसी चीज के खिलाफ, तो उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सत्य को पराजित करना नहीं चाहते हैं, सत्य को पराजित नहीं करना है, बल्कि शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। कहने का मतलब है जो सत्याग्रह जब कोई भी व्यक्ति करता है तो सत्याग्रह कभी भी हिंसक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हिंसक होगा तो जिसके खिलाफ आप सत्याग्रह कर रहे हो कभी भी उसके दिल में अपने लिए हमदर्दी आप नहीं जुटा सकते हैं। तो गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह कभी शत्रु को पराजित करने के लिए नहीं है, बल्कि सत्याग्रह जो है इसका उद्देश्य है कि हम अगले व्यक्ति का, जिसके खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं, उसका हृदय परिवर्तन हो, और हृदय परिवर्तन होने के बाद वो हमारी बातों को सुन सके, हमारी विचारों को जो हम मांग कर रहे हैं उसको हमारे पक्ष में दे सके। तो ये इनका था, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य, इनकी महात्मा गांधी की एक इच्छा भी थी, राज्य
विहीन समाज की स्थापना, तो ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी की इच्छा थी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। और आपको पता होगा निष्क्रिय प्रतिरोध इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनाया, जिसको राजनीतिक अस्त्र की संज्ञा दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए सत्याग्रह क्या है, जैसे आपने यहाँ पे देखा सत्याग्रही का उद्देश्य, तो महात्मा गांधी की नजरों में यदि आपसे पूछ लिया जाए सत्याग्रह क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। और ये जो नैतिक शक्ति है ये आती क्यों है, क्यों आनी चाहिए? ये इसलिए आती है क्योंकि हम सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करते हैं। मतलब सच्चाई के साथ सच्चाई को स्वीकार कर हम जब किसी वस्तु के लिए आग्रह करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। तो यहाँ पे याद रहना चाहिए कि सत्याग्रह क्या है, गांधी जी की नज़रों में एक नैतिक शक्ति है जिसको सत्य को आधार मानकर जो चीज़ें हम मांगते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। जैसे यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन के लिए कौन सा उपाय सुझाया, महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन के लिए कौन सा उपाय सुझाया, तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन हेतु जो सर्वोत्तम उपाय बताया वो बताया आत्मनियंत्रण। तो इसको याद रखना है, आत्मनियंत्रण को महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन के लिए सबसे सशक्त आप कह सकते हो या सर्वोत्तम उपाय बताया, ये आपको पता होना चाहिए। डरबन दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी, वहाँ की यदि हम बात करें तो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी यहाँ पे गए हुए थे। इसके बाद बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन है, तो आपको जवाब देना है गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के अधिवेशनों में सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहां पर भाग लिया, तो यहां पे आपको याद आना चाहिए कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले वर्ष 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। ये भी फैक्ट है, याद आना चाहिए कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बंबई में इन्होंने विधि कार्यालय की स्थापना की आगे चलकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी से जुड़े हुए अन्य फैक्टों में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जून 1917 को, 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम जो कि अहमदाबाद था, इसको साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। तो याद रखना है सत्याग्रह जो विभिन्न आश्रम हैं जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख है और सबसे अंतिम आप कह सकते हो वो आपका है साबरमती आश्रम के किनारे, जिसको बोलते थे सत्याग्रह आश्रम। और सत्याग्रह आश्रम के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सत्याग्रह आश्रम जो है ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए प्रमुख आश्रमों में से एक है। ठीक है, और सत्याग्रह आश्रम की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कब स्थापित किया गया था, वर्ष 1915 में इसको स्थापित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ष 1915 में जो सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, 17 जून 1917 को इसको साबरमती नदी के किनारे आश्रम कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, और बाद में इसी को साबरमती आश्रम के नाम से आप जानते हैं। गांधी जी ने बताया कि राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये गांधी जी ने बताया था। अब यहाँ पे गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये है गांधी जी का चरखा जो आप देख रहे हो। ठीक है, और अब गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें देखनी जरूरी है। जैसे सबसे पहले गांधी जी जानते हो आप, चंपारण सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी जी के संदर्भ में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह जो था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि वर्ष 1917 से संबंधित है और ये बिहार से संबंधित है। तो बिहार राज्य वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह है जो वर्ष 1917 में बिहार से संदर्भित है। ठीक है, महात्मा गांधी का एक आप देखोगे तो प्रसिद्ध कथन है, क्या है?
विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन देने हेतु। तो यहाँ पे गांधी जी ने का एक कथन ये भी याद रखना है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का, यह आपको पता होना चाहिए। और महात्मा गांधी का यही प्रयास था कि देसी वस्तुओं के प्रोत्साहन दिया जाए, देसी वस्तुओं को बाजार ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया दिया जाए और उसका प्रोत्साहन किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए देसी बाजारों में बने हुए उत्पादों को लेने के लिए, जिससे कह सकते हो कि इसके साथ आप विदेशी वस्त्रों की तुलना कर सकें। इसमें आपको पता होगा महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ये भी प्रसिद्ध कथन है, किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। आंदोलनों में यदि हम बात करें कि जहाँ पे महात्मा गांधी जुड़े रहे, तो किसान आंदोलनों में जुड़े रहे, विशेष रूप से चंपारण व खेड़ा में जुड़े रहे, और औद्योगिक मजदूरों का जो आंदोलन था अहमदाबाद, उससे भी जुड़े रहे। तो तीन प्रमुख आंदोलनों में इनका नाम लिया जाता है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर। इन तीन आंदोलनों में महात्मा गांधी का जुड़ाव कहीं ना कहीं रहा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत के बारे में देखते हैं, तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, तो गांधी जी के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो दूसरों से गांधी जी ने प्रेरणा ली है। ठीक है, उनमें सबसे पहले यदि हम बात करें गांधी जी के सिद्धांतों में, तो सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा, सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा ये कहाँ से मिली महात्मा गांधी को? ये महात्मा गांधी को मिली जॉन रस्किन से। तो याद रखना है, महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन से क्या प्रेरणा ली? सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा की जो सिद्धांत था, इसको जॉन रस्किन से लिया। थोरो से क्या सीखा महात्मा गांधी ने? से क्या प्रेरणा ली? इनसे प्रेरणा ली सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा कहाँ से ली महात्मा गांधी ने? थोरो से ली। इसके बाद पुनः बात आती है रस्किन की। रस्किन से क्या लिया महात्मा गांधी ने? और शारीरिक परिश्रम का आदर करना, शारीरिक परिश्रम का आदर करना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? रस्किन से मिली, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है टॉलस्टॉय से। टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी ने क्या सीखा? अहिंसक असहयोग का आधार। ये कहाँ से सीखा महात्मा गांधी ने? ये टॉलस्टॉय से सीखा। ये है आधार। तो अहिंसक असहयोग का आधार जो है, ये महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय से सीखा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गांधी जी की प्रेरणा स्रोत है कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ से प्रेरणा ली थी, उसके बारे में है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद बात आता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। यदि आपसे पूछ लिया जाए नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो याद रखना है प्यारे लाल यहाँ पे महात्मा गांधी के सचिव थे। अगला है, भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी थी? जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? जमनलाल बजाज थे, और जमनलाल बजाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राय बहादुर की उपाधि इन्होंने त्याग दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था कब? वर्ष 1934 में दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है किसान आंदोलन और किसान सभा। किसान आंदोलन और किसान सभा। अब इसमें सबसे पहले बात आती है यूपी किसान सभा की। यूपी किसान सभा की जो स्थापना थी, ये वर्ष 1918 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इन तीनों के द्वारा यूपी किसान सभा की स्थापना वर्ष 1918 में की गई थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी किसान सभा की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है कि यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में की गई, और इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आगे आती है बाबा रामचंद्र की। बाबा रामचंद्र के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे।
ठीक है। तो बाबा रामचंद्र के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। अवध के किसानों को संगठित किया था इन्होंने, और इनके अंदर संगठन की अद्भुत क्षमता थी, और इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है, बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे, अवध के किसानों को इन्होंने संगठित किया था, संगठन की अद्भुत क्षमता इनके अंदर विद्यमान थी, और इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहले इसमें आप देखने को मिलता है सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती का नाम आता है, और आपको बता दें सहजानंद सरस्वती जो है ये संस्थापक हैं किसके? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक हैं। ये आपको पता होना चाहिए। वास्तविक लक्ष्य इनका क्या था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का वास्तविक लक्ष्य क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो याद रखना है, सहजानंद सरस्वती जो कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, इस संस्था का उद्देश्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और कृषि सुधार कार्यक्रम को लागू करना, मतलब कृषकों को मालिकाना हक देना इसका उद्देश्य था। अन्य नाम इसका क्या था? किसान प्राण। इनका जो अन्य नाम था सहजानंद सरस्वती को, इनको बोलते थे किसान प्राण। क्यों? किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं को देखकर इनको किसान प्राण कहा जाता था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक आपने आप कह सकते हो तीन कृषि आंदोलनों को देखा, या आप कह सकते हो तीन किसान आंदोलनों और किसान से जुड़े हुई संस्थाओं को देखा। पहला आपने बाबा रामचंद्र के बारे में देखा, दूसरा आपने देखा यूपी किसान सभा के बारे में, और तीसरा आप देख रहे हैं सहजानंद सरस्वती के बारे में, जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इनके बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है आगे कि वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? बारदोली की महिलाओं ने। याद रखना है, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि जो है ये पटेल को दी थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, जहां पर सफल आंदोलन के नाते वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया जो आंदोलन था वो था तिभागा आंदोलन। यह भी आपको याद रखना है। तिभागा आंदोलन क्या था? बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। आगे यदि हम बात करें तो बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तिभागा आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो आप बताओगे कि तिभागा आंदोलन जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्यों किया गया था तिभागा आंदोलन? इसलिए किया गया था क्योंकि जमींदारों की यहाँ पे हिस्सेदारी जो थी वो फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करने के लिए की गई थी। यही इसकी मांग थी। तो तिभागा आंदोलन आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, आगे क्या है? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पे दो आप कह सकते हो एक आंदोलन और एक प्रमुख संस्था आपको देखने को मिल रही है, इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना थी वर्ष 1936 में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, और इसका पहला जो सम्मेलन था वो लखनऊ में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके जो महासचिव थे प्रथम सत्र के, उनका नाम था NG रंगा। NG रंगा इसके महासचिव थे। दूसरा सत्र इसका फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का पहला जो सत्र था उसका आयोजन लखनऊ में हुआ, स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। दूसरा आयोजन इनका जो है वो हुआ फैजपुर में, और इसके अध्यक्ष थे NG रंगा, ये आपको पता होना चाहिए। और बाद में इसी का नाम परिवर्तन करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है एका आंदोलन की। एका आंदोलन क्या था? सबसे पहली बात आपको बता दें कि
एका आंदोलन के विरोध का मुख्य बिंदु क्या था? उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा। जो उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा थी, यही विरोध का प्रमुख कारण था। दूसरा, 50% से अधिक लगान वसूली। मतलब एका जो आंदोलन था, एका आंदोलन का कहीं ना कहीं पनपने का जो कारण था वो था लगान से जुड़ा हुआ, लगान वसूलने की जो उस समय प्रथा थी। ठीक है। दूसरा, 50% से ज़्यादा लगान वसूला जाता था, यही इसका मुख्य कारण था। गतिविधि के मुख्य केंद्र यदि हम बात करें तो हरदोई हो गया, बाराबंकी हो गया, बहराइच हो गया, सीतापुर, ये इसके प्रमुख केंद्र थे। नेतृत्व किसने किया? पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य शिकायत इनकी क्या थी? जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। ठीक है। तो एका आंदोलन क्यों किया गया था? एका आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय जमींदार जो थे वो 50% से ज़्यादा कर लेते थे, आप कह सकते हो कि ज़्यादा लगान वसूल करते थे। दूसरा, जो लगान का ज़्यादातर हिस्सा था वो उपज के रूप में लिया जाता था, इसलिए इसका विरोध था। ठीक है। तो ये तो बात हो गई एका आंदोलन की। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में। ठीक है। अब ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बात हो रही है मद्रास मजदूर संघ की। किसकी बात हो रही है? मद्रास मजदूर संघ की बात हो रही है। मद्रास मजदूर संघ की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक थे बीपी वाडिया। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1918 में। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ संगठन था ये। तो याद रखना है, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ संगठन कौन सा था? मद्रास मजदूर संघ। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बीपी वाडिया द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर आपको देखने को मिलता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। क्या देखने को मिलता है? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अब अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की यदि हम बात करें, इसका अन्य नाम था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना जो थी वो वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के बाद की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और यही इसका कारण था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई थी तो उसमें प्रतिनिधित्व के लिए किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो भारत का प्रतिनिधित्व करे, जिसके चलते इसकी स्थापना की गई थी। एनजी जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, एनजी जोशी द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे स्थापना हुई थी? बम्बई में स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलकर इसका विभाजन हो गया वर्ष 1929 में। नागपुर अधिवेशन में इसका विभाजन हो गया जब इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे नागपुर अधिवेशन में, तब वहीं पर इसका विभाजन भी 1929 में हो गया था। तो याद रखना है कि ये जो संस्था है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी, जिसका स्थापना का कारण, जिसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य था, क्यों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उस समय स्थापना हो गई थी और उसमें भारत के प्रतिनिधित्व के लिए किसी इस तरह के राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी, जिसके लिए इसकी बात की गई थी। ठीक है। अब बात आती है रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट के बारे में तो सभी जानते होंगे, निश्चित रूप से सबने पढ़ा होगा और आज भी इसकी बात होती है। ठीक है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाया। मतलब पहले एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था कि किस प्रकार से हम क्रांतिकारी गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त कर सकते हैं। और जब बाद में इस समिति ने सुझाव दिया और उस सुझाव के बाद एक एक्ट लाया गया जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो एक्ट लाया गया ये किसके कार्यकाल में लाया गया, तो आपको नाम याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट के अंतर्गत क्या था? इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी और इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया। क्यों? क्योंकि बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील
कि आपको इसमें सज़ा सुनाई जा सकती थी, आपको इसमें जेल में रखा जा सकता था। आपको पता होगा कि भारतीय राजनीति में यदि हम बताएं तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। पहला था होम रूल लीग, दूसरा था खिलाफत, तीसरा था सत्याग्रह सभा। इन तीनों के माध्यम से गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था। रॉलेट सत्याग्रह का प्रचार प्रसार पूरे भारत में कराया था, जिसके बाद भारी संख्या में लोगों ने इससे जुड़ाव महसूस किया। आगे चलकर क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह जो है आगे चलकर किसकी परिणति में बदला, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह तभी समझ में आएगा जब आपने पूर्व में कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है महत्वपूर्ण तथ्यों में मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। किसके द्वारा, व्लादिमीर इलिचियन लेनिन द्वारा और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था, 1926 से 1939 तक का जो समय था एक क्रांतिकारी चरण माना जाता है ट्रेड यूनियन आंदोलन के समय में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, M.N. रॉय ये प्रथम सदस्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की, M.N. रॉय ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, सोमेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड अक्सर समाचार पत्रों में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जब भी सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इतिहास को याद करते हैं कि ऐसे समय में अंग्रेज भी अत्याचार करते रहे होंगे। जैसे अभी इलाहाबाद में आपको देखने को मिला, आपको बिहार में देखने को मिला, किस प्रकार से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, किस प्रकार से गाली गलौज किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये याद दिलाती हैं किस चीज़ की, कि इसी तरह से शायद अंग्रेज भी भारत पर अत्याचार करते रहेंगे। क्योंकि यदि आप किसी जो उसमें भाग ले रहा है, ठीक है, जो दोषी है उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन जो शांतिपूर्वक ढंग से अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है, उस पे जाकर आप बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह अनुचित है। इससे पहले भी मामला 2017 में भी आया था, 2017-18 में इलाहाबाद से ही आया था, जहाँ पे इलाहाबाद से नहीं था, वो किसी विश्वविद्यालय का था, जहाँ पे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और पुलिस वालों ने एकाएक पहुंचकर चारों तरफ से घेर कर पीटना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस की बर्बरता है ये अब रुकनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, ये रुकनी चाहिए, क्योंकि ये उचित नहीं है। यदि आप स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो आपको अपनी मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से कहने का, रखने का पूरा अधिकार है। और कोई भी प्रशासन या कोई भी सत्याधीश इस तरह के जो अहिंसक आप कह सकते हो आंदोलन हैं, अहिंसक सत्याग्रह हैं, उनको कोई भी इस तरह से बर्बरतापूर्वक जबरन, ठीक है, उनको हटा नहीं सकता है, उनको समाप्त नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं, और ये गलत इसलिए है क्योंकि लोगों की चुप्पी है, कोई बोलना नहीं चाहता। बोलना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग जाति और धर्म में बटे हुए हैं। जब भी आप छात्र आंदोलन की बात करते होंगे तो छात्र आंदोलन कभी भी राष्ट्रव्यापी नहीं हो पाता है। राष्ट्रव्यापी क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो छात्र है, जो युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है भागों में, कई भागों में बटा है। कोई जाति के आधार पर बटा हुआ है, कोई धर्म देखने लगता है इन सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं जब तक छात्र एकजुट नहीं होगा, जब तक छात्र जाति और धर्म से आगे बढ़कर अपने हितों के लिए बात नहीं करेगा, अपने हितों को नहीं सोचेगा, इस तरह के जो आंदोलन है वो दबाते ही दिए जाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरकार कभी भी आवाज़ उठाने नहीं देगी। यदि छात्र एकजुट होंगे, यदि छात्र एकजुट होंगे, धर्म और जात से ऊपर उठकर अपने अधिकारों को पहचानेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकारों को भी झुकना पड़ेगा और उनकी बात माननी पड़ेगी। और यदि हम सही हैं तो हमें अपनी मांग रखने का अहिंसक तरीके से पूरा अधिकार है, हम अपनी मांग को रख सकते हैं। तो इसको सोचने की ज़रूरत है कि जो हम हर जगह पे
कोई भी बात आती है तो जाति धर्म में बढ़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात होने लगती है, भारत पाकिस्तान में हम उलझ जाते हैं और इन्हीं भटकाव में सरकारें अपना काम कर ले जाती हैं और हमारी स्थिति, स्टूडेंट की स्थिति वैसे की वैसे बनी रहती है। तो अब थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, नहीं तो इसी प्रकार से चीज़ें और भी गंभीर होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो दमन का तरीका है ना, ये लगातार और बर्बरतापूर्वक बढ़ेगा और बर्बर तरीके से दमन होगा और यही सरकार नहीं, आने वाली सरकारें भी फिर यही तरीका अपनाएंगी और इस तरह से आप कह सकते हो छात्र हितों पर चोट होती रहेगी। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लें तिथि की, तो 13 अप्रैल वर्ष 1919 को हुई थी। बैसाखी का ये दिन था, ये आपको पता होना चाहिए। स्थान कौन सा था? अमृतसर का जलियांवाला बाग था। क्यों यहाँ पे सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था? क्योंकि यहाँ पे दो स्थानीय नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे, इनका आप कह सकते हो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्होंने सरकार का विरोध किया था, ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। तो दमन जो उन्होंने किया था उसका विरोध करने के लिए जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और जब इनको गिरफ्तार कर लिया फिर इनके द्वारा जो है एक सभा, इनके अनुयायियों द्वारा, इनके चाहने वाले लोगों द्वारा एक सभा बुलाई गई और उस सभा में इसी पर विचार किया जा रहा था। लेकिन तब तक जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, बहुत बड़ा नाम इनका है, जनरल डायर के नाम से आप जानते होंगे, इन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और जब इन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया चारों तरफ से घेर कर, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए, सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और उसी के चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास में एक आप कह सकते हो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद एक कमीशन का गठन किया गया था। जब मांग उठने लगी कि गलती किसकी है, जनरल डायर की गलती है, तो उसके लिए सरकार ने उस समय के जो विरोध को दबाने के लिए, ठीक है, उस समय के विरोध को पनपने ना देने के लिए तुरंत एक कमीशन का गठन कर दिया जिसका नाम रखा गया हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन क्या था? हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित एक कमीशन था। वर्ष 1920 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें बताया कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है, ठीक है, और इस रिपोर्ट ने यह भी बता दिया कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य था ये कहीं ना कहीं केवल डॉलर, जो यहाँ पे ये डॉलर लिखा हुआ है, जनरल डायर की बात हो रही है, जनरल डायर द्वारा एक लिया गया फैसला था, एक गलत फैसला था और जनरल डायर के गलत फैसले के चलते ये कार्य हुआ था, जिसके चलते सरकार दोषी नहीं है, केवल एक व्यक्ति दोषी है, वो है जनरल डायर। क्योंकि उस समय यह फैसला जो है वो जनरल डायर का फैसला था, ना कि सरकार का फैसला था। ठीक है, अब यदि बात करें कि हंटर कमीशन जिसने ये रिपोर्ट दी इसमें कितने लोग शामिल थे, तो आपको पता होना चाहिए हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। हंटर कमीशन में 3 भारतीय कौन कौन से थे? पहले थे C.H. सीतलवाड़, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे थे पंडित जगत नारायण, इनका आपको नाम पता होना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे थे सुल्तान अहमद खान। 3 व्यक्ति थे जिनको हंटर कमीशन में जगह दी गई थी और तीनों के तीनों ये भारतीय थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे कौन से थे? सितंबर 1920, क्योंकि 1919 के बाद ये पहला सम्मेलन था, जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद ये पहला सम्मेलन था, तो इस सम्मेलन का जो प्रमुख मुद्दा था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे किसमें? खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया, तो आपको बताना है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919 में किया गया। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, सितंबर
1919 में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। हाजिर उल मुल्क की पदवी का त्याग किसने किया? हजीम अजमल खां को ये पदवी दी गई थी और इन्होंने इसका त्याग कर दिया। आगे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खिलाफत आंदोलनों को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना इसके विरोधी थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। और गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह किसने दी थी? तो गांधी जी को राजनीति में धर्म ना लाने की जो सलाह थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो कुछ लोगों ने अपनी उपाधियों को त्याग किया था। उनमें सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसको इन्होंने परित्याग कर दिया था। इसके साथ साथ एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है, सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल थे, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जो व्यक्ति थे जनरल डायर, उनकी हत्या ब्रिटेन में जाकर किसने की? तो उनकी हत्या जो लंदन में जाकर की शहीद उधम सिंह ने की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलो, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो जनरल डायर को बहुत सारी उपाधियां भी लोगों ने दी। जैसे जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को यदि हम बात करें तो सबसे पहला आपको पता होगा कि इसको विभिन्न उपाधियां दी गई। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक किसने कहा? एक ब्रिटिश अखबार था जिसने बताया कि जनरल डायर ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक हैं। दूसरा एक था ब्रिटिश लॉर्ड सभा। ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है जो है जनरल डायर, ये आपको बता दें। और ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार ने कहा जनरल डायर मान की तलवार है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसने क्या उपाधियां दी। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि जनरल डायर मान की तलवार है, ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने बताया ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है जनरल डायर, और ब्रिटिश एक अखबार ने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है जनरल डायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अब बात हम कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, बात हो रही है खिलाफत आंदोलन की, तो चलिए खिलाफत आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत आंदोलन में सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो आता है कि खिलाफत कमेटी, एक खिलाफत कमेटी थी। ठीक है, और खिलाफत कमेटी के जो प्रमुख सदस्य थे कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी और शौकत अली और मोहम्मद अली। ये कौन थे? ये खिलाफत कमेटी के प्रमुख सदस्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। खिलाफत कमेटी की यदि हम बात करें तो शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। प्रारंभ करने का कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? इसका कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो तुर्की खलीफा था, तुर्की जो साम्राज्य था, उसका विभाजन कर दिया था, विघटन कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा, ये आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं, ये भारतीय मुसलमान का विचार था। भारतीय मुसलमान ऐसा मानते थे कि तुर्की के जो सुल्तान हैं वो इस्लामी साम्राज्य के खलीफा हैं, और जब तुर्की का विभाजन हुआ तो इसको लेकर भारतीय मुसलमानों में भी चिंता जाहिर हुई और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब ब्रिटिश सरकार तुर्की का विभाजन करना जा रही है, खलीफा का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, तो इन्होंने उसकी रक्षा के लिए और उस पूरे साम्राज्य को बनाए रखने के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपको देखने को मिलता है 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है 23 नवंबर वर्ष 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो खिलाफत आंदोलन का यदि हम पूछ लें कि उसके प्रारंभ होने का कारण क्या था, प्रमुख कारण, तो इसका प्रमुख कारण वही था कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और इसके बाद ब्रिटिश सरकार जो थी वो
तुर्की का जो विभाजन करना चाहती थी, ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन करना चाहती थी, और इससे खलीफा का जो पद था वो भी समाप्त हो जाता, जिसको लेकर भारतीय मुसलमानों में चिंता थी। और इसी को लेकर उन्हीं ऑटोमन साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए इन्होंने यह एक नया संगठन बनाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, खिलाफत के बाद अगला प्रमुख आ जाता है असहयोग। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन की बात हो रही है तो आइए देख लेते हैं असहयोग आंदोलन में कुछ चीज़ों को। असहयोग आंदोलन सबको पता होगा। सबसे पहली बात, असहयोग आंदोलन में आती है प्रारंभ तिथि। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था तो आपको बता दें, इसमें कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए, जैसे कि कहाँ से। सबसे पहली बात, कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन था विशेष, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और जो वार्षिक अधिवेशन था ये हुआ था नागपुर में। ठीक है, तो कांग्रेस के जो दोनों अधिवेशन थे, जो विशेष अधिवेशन हुआ वर्ष 1920 में सितंबर में, और जो दूसरा 1920 में दिसंबर में हुआ, इन दोनों अधिवेशनों में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, ये जो विशेष वाला अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था, 1 मिनट दीजिएगा समय, माइक गिर गया है। चलिए, ये जो विशेष वाला अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, यदि हम उसकी बात करें तो यहाँ पर भी असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। और यहाँ पे जो असहयोग प्रस्ताव दिया गया था, इसके प्रस्तावक थे कौन? महात्मा गांधी। ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में जो सितंबर 1920 में हुआ था, वहाँ पर असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था किसने? महात्मा गांधी ने। और इसके विरोध किसने किया था? CR दास ने वर्तमान समय में इसका विरोध उस समय किया था। लेकिन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ, यहाँ पर असहयोग प्रस्ताव जो था वो CR दास द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मतलब हालांकि CR दास ने पहले सितंबर माह में इसका विरोध किया था, लेकिन 1920 के दिसंबर माह में खुद इन्होंने इस प्रस्ताव को पेश किया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है, कांग्रेस का जो अधिवेशन था वार्षिक और विशेष, इन दोनों में कांग्रेस के अधिवेशनों में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बात करते हैं इसकी सफलताओं के बारे में। तो आपको देखने को मिलता है, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। इस आंदोलन का इस तरह से प्रसार हुआ, लोग इस तरह से इससे जुड़े कि जनता में अंग्रेजों के जो जुर्म का डर था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। पहली बार देश की जनता संगठित हुई। यहाँ पे देखने को मिलता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान देश की जनता संगठित हुई, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया और जनता में आज़ादी की भूख भी जगाई गई। कहने का मतलब है, असहयोग आंदोलन के माध्यम से जहाँ सभी वर्गों को जोड़ा गया, पूरे भारत में इसका प्रसार किया गया, लोग इससे जुड़े और इससे ब्रिटिश शासन का जो डर था लोगों में, वो डर समाप्त हुआ। और डर समाप्त होने के कारण जनता में आज़ादी की भूख जगी। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि उसके बाद एक कांड हो गया जिसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ। चौरी चौरा नामक स्थान पे हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक भीड़ ने, पहले भीड़ पर पुलिस ने लाठियां भाजी थी, बाद में क्या किया, उसी आक्रोशित भीड़ ने थाने पर जो सिपाही थे उनको बंद करके वहां पे आग लगा दी और यहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। फिर महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये क्या था, हिंसक हो गया था। और महात्मा गांधी का प्रयास क्या था, आंदोलन अहिंसक हो। तो आंदोलन हिंसक होने के नाते महात्मा गांधी ने इसका परित्याग कर दिया था, इसको स्थगित करने के बाद कर दी थी। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया असहयोग के बारे में। अब असहयोग के बारे में यदि हम उसके बाद के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ और देख लीजिएगा कि उपाधियों का त्याग किसने किया। महात्मा गांधी ने यहाँ पे कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी और
राय बहादुर की उपाधि जमनलाल बजाज ने त्यागी थी, आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात आती है। महत्वपूर्ण तथ्यों में यदि हम बात करें तो जो ये असहयोग आंदोलन था, इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था। जैसे डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन के चलते डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। दूसरा याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था विदेशी वस्तुओं को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर इस आंदोलन से खुश नहीं थे, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1921 में आपको देखने को मिलता है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई बनारस में। 1920 में देखने को मिलता है गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में की गई। 1920 में ही जामिया मिलिया की स्थापना की गई अलीगढ़ में, जिसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। और वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ की स्थापना में किसकी पहले हुई, तो सबसे पहले 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, बाद में काशी की हुई थी, आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब असहयोग वापस लिया गया, बहुत सारे लोग इससे नाखुश थे, बहुत सारे पार्टी के नेता, बहुत सारे संगठन के लोग इससे नाखुश थे, महात्मा गांधी के इस फैसले से खुश नहीं थे, तो उन्होंने अलग संगठन की बात कर ली। अलग विचारों में मतभेद होने के कारण उन्होंने अलग संगठन को बनाया। और आज आप देखने को मिलता है कि स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में किया गया। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1923 में। मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम का उच्छेदन करना। मुख्य रूप से इसका था, कुछ लोग ऐसे थे कांग्रेस पार्टी में उस समय जो चाहते थे कि जो स्थानीय प्रांतीय चुनाव आ रहे हैं उसमें भाग लिए जाएं, लेकिन कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे। तो जो लोग सहमत थे वो तो वहीं पे रह गए कांग्रेस में, जो लोग सहमत नहीं थे उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, जिसको आप स्वराज पार्टी के नाम से जानते हो। और इनका उद्देश्य था कि मुख्य रूप से काउंसिलों में प्रवेश करना है और काउंसिलों में प्रवेश करके इसके बाद अपनी बातों को मनवाना है, अपने अधिकारों के लिए प्रयास करना है। तो स्वराज पार्टी की संस्थापक सदस्यों में यदि हम बात करें तो CR दास का प्रमुख नाम आता है और मोतीलाल नेहरू। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। इनके अन्य प्रमुख नेताओं में श्रीनिवास अयंगर भी प्रमुख थे, आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही कि वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद दो नाम आपको देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है चित्तरंजन दास, एक देखने को मिलता है मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास की बात करें तो देशबंधु इनको कहा जाता है, ठीक है। इनकी उपाधि थी देशबंधु। इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की थी और वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता इनकी यह थी कि अलीपुर बम कांड केस हुआ था जिसमें इन्होंने अरविंद घोष को बचा लिया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू की यदि हम बात करें तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी या स्वराज पार्टी की इनके द्वारा स्थापना की गई, बनाने का निर्णय लिया गया था। और मदन मोहन मालवीय भी इनमें साथ थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बातें स्वराज पार्टी की, किस प्रकार से विचारों में मतभेद होने के चलते एक अलग पार्टी का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था कि काउंसिलों में प्रवेश के माध्यम से हम अपनी बातों को आसानी से मनवा सकते हैं, और उसी दिशा में इन्होंने कार्य करने की बात की। फिर बात आती है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वर्ष 1927 में भारत आया था, सबको पता होगा। तो साइमन कमीशन के बारे में भी अब हमें बात करनी है, ठीक है। तो चलिए अब साइमन कमीशन के बारे में हम चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, साइमन कमीशन की बात हो रही है। सबसे पहली बात, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट गठन का प्रावधान कब हुआ? गठन का प्रावधान हुआ 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। वर्ष 10वें वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन करने की बात थी, ठीक है। लेकिन यह आयोग पहले गठन कर दिया गया था और इसी को साइमन कमीशन नाम दिया गया था। इसकी नियुक्ति कब की गई थी? इसकी नियुक्ति की गई थी नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली वाल्डबिन द्वारा, ठीक है। भारतीय सांविधिक आयोग या साइमन कमीशन आयोग इसको
कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि जो साइमन कमीशन था इसकी संरचना क्या थी। तो इसकी संरचना में यदि हम बात करें तो अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे और क्लीमेंट इटली भी इनमें से एक सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, और इसी बात को लेकर भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि जो साइमन कमीशन है ये श्वेत कमीशन है, क्योंकि किसी भी भारतीय को इसमें जगह नहीं दी गई है। अध्यक्ष सहित कुल 7 लोग हैं और सभी 7 के 7 सदस्य जो है वो फॉरेन के हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है विरोध। विरोध का कारण क्या रहा, जैसे मैंने आपको बताया सभी सदस्य गैर भारतीय हैं, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन की संज्ञा दी गई। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का बम्बई आगमन हुआ और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। यहाँ पे नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, ये तो हो गया विरोध। आपने देखा गठन क्यों किया गया, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर प्रत्येक 10 वर्ष में एक समीक्षा करनी थी और उसी समीक्षा को लेकर इसका गठन किया गया था। नियुक्ति में आपने देखा कि तत्काल प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी। संरचना में आपने देखा अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। विरोध में आपने देखा क्योंकि सभी के सभी सदस्य जो थे वो क्या थे, वो गैर श्वेत थे, श्वेत सदस्य थे, इसी के चलते इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक महत्वपूर्ण घटना कि लाला लाजपत राय का संदर्भ। लाला लाजपत राय जो हैं ये साइमन कमीशन के विरोध के जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस वालों ने गंभीर रूप से यहाँ पे इनको चोट पहुंचाई, लाठीचार्ज हुआ जिसमें घायल हुए और इसी के चलते अंततः इनकी मृत्यु हो गई और पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में ये सामने रहे और इनकी उपाधि थी पंजाब केसरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साइमन कमीशन के दौरान किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई थी, जब इनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार की गई थी। सर्वदलीय समिति थी जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें कुल 9 सदस्य थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की मांग की, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्ताव की इन्होंने बात की और मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रस्तावित संविधान में रखने की बात की। तो कहने का मतलब है कि जब साइमन कमीशन आप कह सकते हो फेल हुआ तो उसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई उसमें आपके देखने को मिलते हैं कुल 9 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने फिर अपनी कुछ मांगे रखी जिनमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई, जिनमें सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसके आधार पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की मांग की गई, मौलिक अधिकारों के प्रावधान की बात की गई। ये मांगे की गई किसके द्वारा, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा की गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1929 की घटना है। 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। आयोजन स्थल दिसंबर 1929 कहाँ पर, लाहौर में। यहाँ पर देखने को मिलता है कि 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया गया। ये आपको याद रखना है कि 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया गया। घोषित लक्ष्य क्या थे, यहाँ पे घोषित लक्ष्य थे पूर्ण स्वराज, घोषित लक्ष्य था जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने घोषित किया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण निर्णय क्या था, यहाँ पे कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 26 जनवरी 1930 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और इसकी अध्यक्षता किया था, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, यह भी आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस और 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया और इसी वजह से आप 26 जनवरी
जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बात किसकी हो रही है? ये हो रही है लाहौर अधिवेशन की। लाहौर अधिवेशन के बाद यदि हम बात करें तो इसके घोषित संकल्प क्या थे? गोलमेज सम्मेलनों से कोई लाभ नहीं है, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, और इन्होंने नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाने लगी। इसके बाद स्वराज शब्द का अर्थ क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है महत्वपूर्ण घटना की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, वर्ष 1930 की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले दांडी मार्च हुआ कब? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यदि हम बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी से प्रारंभ हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जैसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ, कहाँ पे? चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। दांडी मार्च कहाँ पे शुरू किया गया? नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया गया था। गांधी जी की यदि हम बात करें तो गांधी जी ने 1932 में, सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की, और आपको पता होगा गांधी जी ने हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र भी यहीं से निकालना प्रारंभ किया था। तो ये तो हो गई महात्मा गांधी के बारे में बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको बेसिक पता होगा, जब आपको बेसिक जानकारी होगी, कम से कम 1 से 2 बार आपने पढ़ा होगा, तब तो ये आपके लिए उपयोगी है, अन्यथा ये आपके लिए सेशन उपयोगी नहीं है। आगे बात करते हैं तो महात्मा गांधी गिरफ्तार कब हुए? 5 मई 1930 को। इन्हें एरवदा जेल में रखा गया। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद एरवदा जेल में रखा गया, और यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। फिर जब अब्बास तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद सरोजनी नायडू द्वारा धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया गया। कहने का मतलब है कि जब महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, उसके बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई तो अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यदि हम बात करें तो खुदाई खिदमतगार संगठन द्वारा अपना विस्तार किया जा रहा था, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम आपको पता होगा, जिनके द्वारा इस विरोध को आगे बढ़ाया जा रहा था। मणिपुर में यदि हम बात करें तो रानी गैंडिल्यू जो कि एक नगा जनजाति की महिला थी, इनके द्वारा मणिपुर में आंदोलन किया जा रहा था। तो कहने का मतलब है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, मणिपुर में रानी गैंडिल्यू द्वारा, और पूरे भारत में यदि हम बात करें, मध्य भारत में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सरोजनी नायडू, अब्बास तैयब और गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तरह से घटनाक्रम हुए। सबसे पहले महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई, उनको गिरफ्तार कर एरवदा जेल भेजा गया। उसके बाद अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी हुई, और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व संभाला, और उत्तर और पश्चिमी प्रांत में, सीमा प्रांत पर खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसके प्रमुख थे आप कह सकते हो खान अब्दुल गफ्फार, उनके द्वारा नेतृत्व संभाला गया। मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो नेतृत्व था वो आप कह सकते हो रानी गैंडिल्यू द्वारा संभाला गया, जो कि नगा जनजाति से संबंधित एक महिला थी। ठीक है, और इनके नाम पर अभी हाल ही में एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, जिसके बारे में करंट अफेयर्स में हमने चर्चा की है। अब बात हो रही है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। गांधी इरविन की यदि हम बात करें तो ये जो समझौता हुआ था, इसके मध्यस्थ थे तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। ठीक है, फरवरी 1931 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में यह वार्ता प्रारंभ की गई थी। समझौते की जो तिथि थी वो थी 5 मार्च 1931, और यहाँ पे आपको बता दें सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। पूछा जा सकता है, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा है कि किसके द्वारा यह बोला गया था कि गांधी और इरविन 2 महात्मा हैं। तो गांधी और इरविन 2 महात्मा हैं, ये बोला गया था किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। गांधी इरविन समझौते के बिंदु के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। सबसे पहले, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार
हुआ था। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश हुआ था। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिला था। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिली थी और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ऐसा इन्होंने कहा था। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हुआ था तो ये कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनमें बोला गया था कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित करेगी, लेकिन उसके बदले में कुछ चीजें चाहती है। क्या चाहती है? सभी युद्धबंदी जिनके खिलाफ हिंसा का आरोप नहीं है उनको रिहा कर दिया जाए। सभी युद्धबंदियों के साथ साथ कि जो विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार है उसको भी बनाए रखा जाए। तीसरा बोला गया समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें इनमें महत्वपूर्ण तथ्यों की तो इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ थे सांत्वना पुरस्कार। वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया कब? 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीरचंद गढ़वाली, उत्तराखंड के थे, ये आपको पता होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो गांधी इरविन समझौता भी आपने देख लिया। इसके बाद बात आता है कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और कांग्रेस का ये जो कराची अधिवेशन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं कांग्रेस के कराची अधिवेशन के बारे में। सबसे पहली बात, कराची अधिवेशन में यदि हम बात करें तो उद्देश्य क्या था? गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। पारित प्रस्ताव कौन सा था? मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संदर्भ था। गांधी जी का कथन क्या था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये कहां पर कहा था गांधी जी ने? अपने कराची अधिवेशन में कहा था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार को सरदार उपाधि किसने दी थी? आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है, ठीक है। प्रथम अवसर था जब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य परिभाषित किया गया। और आपको बता दें यहाँ पे मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प लिया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रारूपित किया गया। तो कराची अधिवेशन आपको याद रखना है क्योंकि कराची अधिवेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में गांधी इरविन समझौते को जो है वो मंजूरी दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ था। स्थान क्या था? स्थान था लंदन। यहाँ पे भारत के 79 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, मुंजे और M.R. जयकर शामिल हैं। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, मुंजे और M.R. जयकर, इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था, यह आपको पता होना चाहिए। और सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। इसके बाद बात आती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। और आप जानते हो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौते के दौरान महात्मा गांधी ने भाग लेने के लिए स्वीकृति दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें भागीदारी किसकी थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ठीक है। गांधी जी जो कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ये MS राजपूताना जलपोत से लंदन गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। स्वदेश वापसी पर गांधी जी ने क्या कहा था? स्वदेश वापसी पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे आपने सौंपा था उसे नीचे नहीं होने दिया हूं और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया हूं। क्योंकि गांधी इरविन जो द्वितीय आप कह सकते हो गोलमेज सम्मेलन था वो सफल नहीं था। कुछ चीज़ों के लेकर महात्मा गांधी संतुष्ट नहीं थे, महात्मा गांधी में रोष था। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर ये बात कही थी कि भले ही मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन मैंने अपने भारत की जो आप कह सकते हो भारत का जो मान है, जो सम्मान है, उसको मैंने गिरने नहीं दिया और उससे कोई समझौता नहीं किया है। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट आपने सुना होगा, ये क्या है? आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी और ये काफ़ी विवादित था, जिसको सांप्रदायिक पंचाट आप कहते थे।
क्या था ये? दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। किसके अंतर्गत? सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन भी यहीं पर प्रारंभ किया था। किसके विरुद्ध? सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। और 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है पूना समझौता, क्योंकि पूना समझौता जो है वो कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध था, उसको समाप्त करने के लिए था। और जब ये समाप्त हुआ उसी के बाद ही महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन समाप्त किया था। किनके बीच हुआ था? इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौते के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है कि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर, हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय, और महात्मा गांधी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसको भी याद रखना फैक्ट। क्या? कि महात्मा गांधी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी ने इस पे सिग्नेचर नहीं किया है। इस पे हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने समझौता किया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 से लेकर 1932 में ही समाप्त हुआ। कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। तो कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जहां पर महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए हुए थे। तो ये आपको याद रखना है, पहले और तृतीय सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब बात आती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है ऑल इंडिया कांग्रेस, इसका नाम था ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। मई 1934 में इसकी स्थापना हुई थी पटना में, और कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने एक अलग बैठक की थी, और उसी अलग बैठक के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। अक्टूबर-नवंबर 1934 की बात है, बंबई में जब नीतियां और कार्य इसकी स्थापित किए गए। इसके महासचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ अध्यक्ष और महासचिव आपको पता होने चाहिए। फिर बात आता है जयप्रकाश नारायण, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का नाम हमेशा बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी की यदि हम बात करें तो वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजन में, जो आप कह सकते जो पटना में हुआ था, वहां पर इन्होंने भाग लिया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ये संयोजक बने थे। कहां पर? पटना में बने थे ये इसके संयोजक। और आपको बता दें बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी ये संबद्ध रहे थे। मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ये संयोजक थे। कहां पर? पटना में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी ये संबंधित रहे थे। इनकी उपाधि थी लोकनायक, और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महती भूमिका निभाई थी, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को इन्होंने संगठित किया था। इसके साथ साथ आपको पता होगा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का भी इन्होंने आह्वान किया था, और वर्ष 1999 में भारत रत्न सम्मान इनको मरणोपरांत दिया गया था। तो इनके बारे में इतना पता होना चाहिए कि इनकी महती भूमिका यदि हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है, जब प्रमुख नेता जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस दौरान जेल से भागकर इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से रेडियो का संचालन किया था, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है घटनाएं, जैसे गांधी इरविन समझौता की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ वर्ष दिए, जैसे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ, और पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ। कुछ डेट हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी कुछ डेट इसी तरह से दिए हुए हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात हम कर लेते हैं। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 की बात होती है।
जब प्रांतीय चुनाव की बात करते हैं हम 1937 में, तो आपको देखने को मिलता है प्रांतीय चुनाव में बहुत ही आप कहते हैं कि सफल रहे थे हम। क्यों? क्योंकि जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुई थी। कहाँ कहाँ? उड़ीसा, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बिहार, यहाँ पे कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुई थी। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। कौन कौन से प्रांत थे? संयुक्त प्रांत था, उड़ीसा था, मद्रास था, बिहार था और मध्य प्रांत एवं बरार था, जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तो कांग्रेस को जहां पे पूर्ण बहुमत मिला था वो प्रांत आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस को बहुमत नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा दल कहां पे था कांग्रेस? बंबई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत। तो बंबई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में बहुमत तो में नहीं मिला था, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी बाद में कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहां मिला? तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला उड़ीसा, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार और संयुक्त प्रांत में। कहां लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई? बंबई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। और 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित की गई। कहां कहां से? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आता है देसी रियासतों की बात आती है। और देसी रियासतों की जब बात आती है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। अब देसी रियासतों में यदि हम बात करें तो बटलर समिति का नाम अक्सर लिया जाता है। ठीक है, बटलर समिति क्या थी इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। बटलर समिति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसका गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसका अन्य नाम था भारतीय रियासत समिति। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिशें करना। तो बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? विशेष रूप से समन्वय का काम था, ये आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिसंबर 1927 में किया गया था। भारतीय प्रजामंडल, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें त्रुटि है। भारतीय प्रजामंडल का अध्यक्ष वर्ष 1939 में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो यहाँ अच्छा नीचे दिया, इसको आप करेक्ट, ये गलत है, इसको हटा दीजिएगा। भारतीय प्रजामंडल का अध्यक्ष वर्ष 1939 में किसको चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, ये आपको पता होना चाहिए। और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। और भारतीय संघ में अधिकांशतः रजवाड़ों का विलय कब हुआ? वर्ष 1947 में। किसके फलस्वरूप हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। फिर इसके बाद बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध की। वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए कोई मतलब नहीं, पीडीएफ में दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है पाकिस्तान की मांग को लेकर। पाकिस्तान की मांग को लेकर यदि हम बात करें तो पाकिस्तान की मांग एकाएक तो नहीं उठाई गई रही होगी। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग में सबसे पहला महत्वपूर्ण आता है इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन में क्या हुआ? वर्ष 1930 में अध्यक्ष इसके चुने गए थे इकबाल, और इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति, मतलब इन्होंने मुसलमानों के लिए प्रथम देश की पहली बार अभिव्यक्ति की। और ये जो प्रथम अभिव्यक्ति थी ये कहाँ हुई? इलाहाबाद अधिवेशन में हुई, इकबाल के द्वारा ये की गई थी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, लाहौर अधिवेशन। ये मुस्लिम लीग के अधिवेशनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी अवधि थी 22 से 24 मार्च 1940। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग किया कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाना चाहिए और उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। तो यह याद रखना है हमें कि अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र हमें चाहिए और उससे कम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और आपको बता दें यहीं पर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई, है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है 23 मार्च 1943 को कि पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद बात आती है चौधरी रहमत अली। इनका भी नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है आइए देख लेते हैं।
चौधरी रहमत अली की बात करें तो वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो चौधरी रहमत अली ने किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और पैम्पलेट एक था नाउ आर नेबर, आर बी टू लिव आर पेरिस फॉर एवर, ये पंपलेट इन्होंने छपवाया था और वहीं पे इसकी चर्चा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और चौधरी रहमत अली ने जो ये नामकरण किया था वो इन 5 इकाइयों के आधार पर पाकिस्तान का नामकरण किया गया था। पहला था बलूचिस्तान, दूसरा था पंजाब, तीसरा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अफगान प्रांत, चौथा था कश्मीर और पांचवा था सिंध। मतलब पाकिस्तान का जो नामकरण हुआ है इन 5 इकाइयों के आधार पे हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे PAKISTAN, तो यहीं पे आपको सब मिल जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान का नामकरण इन 5 इकाइयों के आधार पे हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। इसके बाद बात आती है व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले कौन थे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ष 1940 की बात हो रही है। अगस्त माह में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी, किसको लेकर? ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति नीतियों को लेकर नैतिक विरोध की एक नीति थी। इसको प्रारंभ किया था 17 अक्टूबर 1940 को। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक चीज सिर्फ याद रखना है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे। यदि आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो सिर्फ इतना याद रखना है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया था वर्ष 1940 में प्रारंभ किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है महात्मा गांधी, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। और विनोबा भावे की यदि हम बात करें तो सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखना है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे विनोबा भावे जो कि प्रथम सत्याग्रही थे, और विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। क्यों किया सर्वोदय समाज की स्थापना? गांधी जी के आदर्शों के प्रसार के लिए। तो यदि आपसे ये प्रश्न बन जाए कि सर्वोदय समाज का, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप बताओगे सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वोदय समाज की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई, तो सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई। क्यों की गई? महात्मा गांधी के आदर्शों को, महात्मा गांधी के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है क्रिप्स मिशन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन की यदि हम बात करें तो इसके मुख्य बिंदु थे भारत के लिए आश्वासन कि किसी बाहरी सत्ता के अधीन हम नहीं रहेंगे, अब संविधान की बात, और विशेष रूप से निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को मिले। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाए और संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रजवाड़ों को प्रमुखता से जगह दी जाए। तो क्रिप्स मिशन 1942 की अब हम बात कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 की अब बात हो रही है। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आपने देखा, जो फैक्ट मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन 1942 के मुख्य बिंदु कौन थे। क्रिप्स मिशन 1942 के मुख्य बिंदु थे कि भारत जो है अब उसको यह आश्वासन चाहिए कि अब हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं रहेंगे, संविधान हमारा होगा जिसको निर्मित करने का अधिकार हमारा होगा, हम देशी रजवाड़ों के साथ मिलकर इसको निर्मित करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए क्रिप्स मिशन देख लेते हैं, क्रिप्स मिशन था क्या, इतनी चर्चा होती है क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन, इसके अध्यक्ष थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और इन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया था क्रिप्स मिशन। इसमें यदि हम बात करें तो संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख है। संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, इसकी बात की गई है। वायसराय की नई कार्यकारिणी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसकी बात की गई है। और युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा भारत को मिलेगा, इसकी बात क्रिप्स मिशन में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो क्रिप्स मिशन की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी ने इसको कहा था उत्तर तिथिय चेक
अध्यक्ष। तो यह भी याद रखना है। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक कहा? तो आपको याद होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन भी आपको जानकारी हो गई होगी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये क्रिप्स मिशन के साथ जुड़े हुए थे। क्रिप्स मिशन से आप कह सकते हो कांग्रेस की तरफ से प्रमुख वार्ताकार के रूप में ये दोनों लोग थे। इसके बाद बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह का मुख्य केंद्र था। स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह किन क्षेत्रों में देखने को मिला? बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में देखने को मिला। और यदि यूपी की बात करें तो आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर में देखने को मिलता है। इसके बाद आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम तक पहुंच गए हैं और क्विक रिवीजन की यदि हम बात कर रहे हैं, आपने बेसिक से कुछ पढ़ रखा है और इस पीडीएफ से भी आप कर ले जाते हो, तो इसके अतिरिक्त कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। विधिवत तो भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम बात करें तो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक थी, यदि हम बात करें कि कब हुई थी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, तो आपको देखने को मिलता है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा नामक स्थान पे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। यहाँ पे अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, क्या था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और इसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सैयद महमूद, प्रफुल्ल चंद्र घोष, जीबी पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मावती सीतारमैया। ठीक है, ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था और यहीं पर यह भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो याद रखना है, वर्धा में यह प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति। इसमें क्या है? वार्षिक बैठक 7 अगस्त 1942 को हुई। कहां पर हुई? ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मुंबई में हुई। विशेष क्या था इसमें? वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि यहां पर की गई और 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कुछ संशोधन किए गए लेकिन स्वीकार किया गया और घोषणा की गई कि भारत छोड़ो आंदोलन अब प्रारंभ किया जाए और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया। इसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, समर्थन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और आलेख लिखा था गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। गांधी जी ने, नेहरू ने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्धा नामक स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है और इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। और अबुल कलाम आज़ाद ने क्योंकि यहाँ पे अध्यक्षता किया था और वहीं पर आपको एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसको बोला गया था भारत छोड़ो। और इस प्रस्ताव के बाद आपको देखने को मिलता है कि वार्षिक बैठक हुई। कहाँ पे? 7 अगस्त 1942 को। कहाँ पर हुई? ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक बंबई में हुई। और यहाँ पे विशेष क्या रहा? वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई और 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव स्वीकार किया गया और घोषणा की गई कि भारत छोड़ो आंदोलन अब प्रारंभ किया जाए। अब भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव यहाँ पारित किया गया था, इसको प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने, समर्थन दिया सरदार पटेल ने और इसका आलेख लिखा था गांधी जी ने। गांधी जी ने आलेख लिखा था लेकिन इसमें सहायता की थी 2 लोगों ने। किसने? नेहरू, मौलाना आज़ाद के सहयोग से ये तैयार हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन उनका तैयार हो गया होगा जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा रहा होगा। ठीक है, अब आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका आरंभ होता है 9 अगस्त 1942 को जैसे आरंभ होता है, तुरंत ऑपरेशन 0 आवर प्रारंभ कर दिया जाता है और कांग्रेस के प्रमुख शीर्ष नेताओं को गांधी समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगा खां पैलेस में पूना में रखा गया है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू को। अहमदनगर किला में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, सीताराम भैया और सैयद महमूद, जेबी कृपलानी को रखा गया। बांकीपुर जेल में रखा गया राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग में रखा गया शिव कुमार और रामानंद।
आंदोलन में प्रमुख भागीदारी की यदि बात करें तो समूचे देश की रही। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं मद्रास रहा। और स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहाँ रहा? शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो अभी आपने देखा कि बिहार के कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे ये स्वतः स्फूर्ति के रूप में रहा। तो सबसे पहली बात कि कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर तुरंत प्रारंभ किया अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके जो कैद स्थल हैं इनके बारे में पूछा जाता है, इनके कैद स्थल के बारे में पूछा जाता है। तो इनके कैद स्थल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से प्रमुख व्यक्ति को कहाँ कैद किया गया। जैसे आगा खां पैलेस में गांधी जी और सरोजिनी नायडू, अहमदनगर किला में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, बहुत सारे लोग थे। बांकीपुर जेल में यदि हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, हजारीबाग में बात करें तो शिव कुमार और रामानंद, इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। इस दौरान भी कांग्रेस रेडियो प्रसारित हो रहा था और गुप्त तरीके से राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इसका प्रसारण कर रहे थे। भूमिगत तरीके से उषा मेहता इसका संचालन कर रही थी। और बाद में आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण भी जब जेल से भाग कर आते हैं तो इसी संचालन से जुड़ जाते हैं, कांग्रेस रेडियो से जुड़कर भारतीयों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक पत्रकार थे लुई फिशर, जो कि अमेरिकी पत्रकार थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। महात्मा गांधी के जीवनीकार भी रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ भी ये थे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ रहे हैं तो लुई फिशर इनका नाम है और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी के साथ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह किसने बताया? वायसराय लिन लिथगो ने बताया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कहां से फरार हुए थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या जुड़ा रहा? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जिसको आप आरएसएस कहते हो वो कभी भी इस आंदोलन से जुड़ा नहीं रहा, इससे पृथक रहा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन क्या था? पद्मावती सीतारमैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर अपना भाषण दे रहे थे। ये किसने कहा था? ये कहा था पद्मावती सीतारमैया ने। ठीक है, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा किया गया कब? 6 मई 1944 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी महत्वपूर्ण तथ्य भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें भी बनाई गईं और जिन क्षेत्रों में समानांतर सरकारें बनाई गई उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तलचर का क्षेत्र था, उड़ीसा में आता है, यहाँ पर समानांतर सरकार का नेतृत्व बनाया गया। बलिया उत्तर प्रदेश में आता है जहाँ पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। इसके बाद सतारा आता है महाराष्ट्र में, यहाँ भी समानांतर सरकार का गठन किया गया और सतारा एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां पे सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार बनी रही। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे वाई.बी. चावनर और नाना पाटिल। तो कहने का मतलब यदि आपसे पूछ लिया जाए समानांतर सरकारें किन क्षेत्रों में बनी तो तलचर हो गया, बलिया हो गया, सतारा हो गया और तामलुक हो गया। ये 4 क्षेत्र आपको बताने हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा समय तक सबसे लंबे समय तक कहां पे रही तो सबसे लंबे समय तक आपको बता दें समानांतर सरकार सतारा में रही, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है तामलुक की। तामलुक की यदि हम बात करें तो इसकी अवस्थिति है मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। अवध की बात करें तो दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक की ये यहाँ पे सरकार रही और जातीय सरकार रही। तूफान पीड़ितों की इन्होंने सहायता भी की। तो कहने का मतलब है 4 प्रमुख स्थान थे, तलचर, बलिया, सतारा, तामलुक, जहाँ पे समानांतर सरकार स्थापित की गई। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो समानांतर सरकार चली, समानांतर सरकार बनी रही, वो सतारा में बनी रही, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की अब हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की बात की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। क्या है? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, तो आइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। स्नातक उपाधि 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की थी। भारतीय नागरिक सेवा 1920 में ये उत्तीर्ण किए हुए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 और 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष 1938 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक के ये संस्थापक भी थे, जिसकी स्थापना इन्होंने 1939 में की थी। विशेष क्या था कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी वो इनके हाथों में आ गई थी। इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी नेताजी की। देश नायक की इनकी उपाधि थी। देश नायक की जो उपाधि थी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? देश नायक की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। यदि आपसे पूछ लिया जाए देशभक्तों का देशभक्त, तो देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा था महात्मा गांधी ने। तो याद रखना है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त और रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा है। ये भी आपको इनके संदर्भ में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है आज़ाद हिंद फौज के गठन की वास्तविक रूपरेखा। अब इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, जब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, तो इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इसका गठन हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और गठन की यदि हम बात करते हैं तो मार्च अप्रैल 1942 में हुआ कैप्टन मोहन सिंह द्वारा, और औपचारिक घोषणा यहीं पर गठन की गई। इसके बाद आपको देखने को मिलता है जून 1942 बैंकॉक सम्मेलन, यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया। क्या? काउंसिल ऑफ एक्शन के गठन का प्रस्ताव रखा गया। और काउंसिल ऑफ एक्शन के जो गठन का प्रस्ताव था, इसकी प्रतिनिधित्व समिति थी, और इसके प्रतिनिधित्व समिति में यदि हम बात करें तो इसके जो प्रदत्त अधिकार थे वो थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बैंकॉक सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया और इसमें काउंसिल ऑफ एक्शन के गठन की बात की गई। और काउंसिल ऑफ एक्शन के जब गठन की बात की गई तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व समिति का भी गठन किया गया, उसकी भी चर्चा की गई। प्रतिनिधित्व समिति का भी गठन यहाँ पे किया गया। इसके बाद इसके अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए? कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का कार्य इसका होगा। यह बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से की गई। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस लगातार सक्रिय रहे और इन्होंने फिर आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 की बात आती है, जहां पर राशिद अली, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शहनवाज, जिनमें से प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शहनवाज को मृत्युदंड दिया गया। राशिद अली को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो इस आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का भी गठन किया गया, जिसका नेतृत्व किया भूलाभाई देसाई है। और आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का उद्देश्य था कि लाल किला मुकदमा में जो लोग संलग्न हैं, जो लोग संलिप्त हैं, उनको किसी भी तरह से उनका बचाव किया जाए। इसके प्रमुख रूप में यदि देखें तो तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू इसके प्रमुख थे। और सदस्यों में यदि हम बात करें तो अरुणा आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू भी इससे जुड़े हुए थे, जिसका उद्देश्य था कि लाल किला मुकदमा में जिनको सजा सुनाई गई है उनको बचाया जाए। ठीक है, बाद में क्या हुआ? बाद में आपको देखने को मिलता है 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया गया। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी इसे दी जाती है और इसे ही हिंदी में आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें एक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में जब ये विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया था, जब इसका दबाव पड़ा तो लॉर्ड बेबल थे उस समय, तो लॉर्ड बेबल ने क्या कर दिया? लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दिया। तो जब इनके द्वारा बचाव समिति का गठन किया गया, आज़ाद हिंद बचाव समिति का गठन किया गया, तो आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड बेबल द्वारा मृत्युदंड की जो सजा थी
उसको माफ़ किया गया और उनको मृत्युदंड से बचाया गया। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में ये भारत आया था, 24 मार्च 1946 की बात है। और कैबिनेट मिशन जो शिष्टमंडल इसका था, इसकी यदि हम बात करें तो इसके एक अध्यक्ष थे, जिसके थे अध्यक्ष का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये नाम आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो इनको भारत मंत्री की पद मिली हुई थी। इसमें सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, जो ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें कुल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन ने सुझाव क्या दिया? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया और प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या थे? मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया यहाँ पे, और भारत एक संघ होगा और संविधान सभा के गठन की बात यहाँ पे की गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बड़ा शोर हो रहा है, कुछ काम चल रहा है संस्थान में जिसके चलते चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल की कक्षा में इसी के आगे हम बात करेंगे और अन्य फैक्ट के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे। चलिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।